आपने एक से एक खूंखार सीरियल किलर्स के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको जिस सीरियल किलर के बारे में बताने जा रहे हैं उसके कत्ल करने का तरीका ही सबसे अलग था। इसे साइनाइड किलर या साइनाइड मोहन के नाम से जाना जाता है। साइनाइड मोहन एक टीचर जिसने 20 लड़कियों की हत्या की थी। यह बात 2009 की है। कर्नाटका के बरीमा गांव की रहने वाली अनीता मल नाम की एक 22 साल की लड़की अचानक अपने घर से गायब हो जाती है। अनीता को ढूंढने के लिए एक पुलिस की टीम बनाई जाती है। पुलिस की यह टीम जब अनीता को ढूंढने निकलती है तो एक से बढ़कर एक खबर आती है। एक स्कूल टीचर मोहन कुमार का वही मोहन कुमार जिसे आगे चलकर साइनाइड मोहन का नाम दिया जाता है। तो आखिर यह मोहन कुमार कौन था? इसे साइनाइड मोहन क्यों बुलाया जाने लगा? और उन 20 लड़कियों के साथ क्या कुछ हुआ था? चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से। 17 जून 2009 को अनीता माल नाम की एक 22 साल की लड़की कर्नाटका के बड़ी मरगाम से गायब हो जाती है। अनीता के गायब होने के बाद उसके गांव और परिवार वाले अनीता की तलाश में लग जाते हैं, मगर 2 दिनों तक कहीं भी अनीता का पता नहीं चलता है। जब कहीं भी अनीता का आता पता नहीं चलता है तो कुछ लोग शक जताने लगते हैं कि शायद अनीता को लव जिहाद में फंसाया गया है और उसे गायब कर दिया गया है। इस कारण स्थानीय सत्र पर कुछ धार्मिक संगठन हंगामा करने लगते हैं और जल्द से जल्द पुलिस पर अनीता को ढूंढने का दबाव बनाने लगते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द ही पुलिस की कई टीम अनीता को ढूंढने में लग जाती है और दिन रात की मेहनत के बाद अगले ही दिन अनीता के गांव से लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हसन शहर के एक इंटरसिटी बस स्टैंड के लेडीज टॉयलेट से अनीता का शव मिलता है। अनीता के शरीर पर किसी तरह के चोट का निशान नहीं था, मगर उसके मुंह से झाग निकल रहा था, मानो अनीता ने जहर खाकर आत्महत्या की हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी अनीता के शरीर में साइनाइड पाए जाने की पुष्टि होती है और एक सवाल उठता है कि अगर अनीता को आत्महत्या ही करना था तो भला अपने घर से 160 किलोमीटर की दूरी पर पब्लिक टॉयलेट में जाकर जहर क्यों खाएगी? इसी बात का पता लगाने के लिए पुलिस मामले की गहराई से जांच करने का फैसला करती है और सबसे पहले अनीता द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले फोन और अनीता के घर पर लगे लैंडलाइन फोन को कब्जे में लेकर जांच शुरू की जाती है। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को अनीता के सेल फोन से एक नंबर मिलता है जिससे अनीता को काफी कॉल किया गया था। जांच में पता चलता है कि यह नंबर अनीता के गांव से कुछ दूरी पर रहने वाली श्रीधर नाम के एक व्यक्ति के नाम पर दर्ज था। अनीता की मौत से श्रीधर का कोई कनेक्शन है या नहीं, इसी बात का पता लगाने के लिए पुलिस वाले अब श्रीधर के घर पर जाते हैं, मगर यहां आकर पुलिस वाले को एक चौंका देने वाली जानकारी मिलती है। दरअसल श्रीधर बताता है कि यह सिम वह नहीं बल्कि उसकी बहन कावेरी यूज करती थी। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि जब इस सिम का इस्तेमाल अगर कावेरी करती थी तो वह अब कहां है? जवाब में श्रीधर बताता है कि कावेरी 17 मार्च 2009 से ही गायब है। पुलिस वाले अब कावेरी के गायब होने की भी छानबीन करने लगते हैं और कावेरी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले प्राइवेट फोन की कॉल डिटेल्स निकालते हैं तो जांच में सामने आता है कि आखिरी बार 2 अनजान नंबर पर कावेरी के मोबाइल से फोन किया गया था। अब पुलिस वाले उन 2 अनजान नंबर को ट्रैश करते हुए उस नंबर के मालिक तक पहुंचते हैं तो पता चलता है कि यह नंबर किसी विनता नाम की एक महिला का था जो कर्नाटक के ही पुत की रहने वाली थी। हैरान की बात तो यह थी कि इसके भी घर वाले बताते हैं कि विनोथा पिछले काफी समय से लापता है। कावेरी के मोबाइल से बरामद दूसरे अनजान नंबर की जांच की जाती है तो यह नंबर केरल के कासरगोड की रहने वाली पुष्पा नाम की महिला का निकलता है। हैरत की बात तो यह थी कि पुलिस जब पुष्पा के घर पहुंचती है तो यहाँ भी पुलिस को यही जानकारी मिलती है कि पिछले काफी समय से पुष्पा का कहीं अता पता नहीं चल रहा। अब पुलिस पुष्पा के कॉल डिटेल को निकालती है तो पता चलता है कि उस नंबर से भी आखिरी कॉल एक अनजान नंबर पर किया गया था। जब पुलिस उस नंबर के ओनर तक पहुंचती है तो पता चलता है कि वहां से भी एक लड़की गायब है। पुलिस की जांच जब आगे बढ़ती है तो इसी तरह एक के बाद एक नंबर 20 लड़कियों से जुड़ता है और वह सभी 20 लड़कियां गायब पाई जाती है। यहां तक तो पुलिस को इसका समझ आ जाता है कि कोई एक ही व्यक्ति है जिसने एक के बाद एक 20 लड़कियों को अपना शिकार बनाया है। वह एक लड़की को मारता था और फिर उसके ही नंबर से अपने अगले टारगेट को कॉल करता था, मगर यह कौन कर रहा था पुलिस इस बात से अनजान थी। अब पुलिस इसी सीरियल किलर की तलाश में लग जाती है।
पुलिस को शुरू में शक होता है कि शायद कोई मानव तस्कर गैंग है जो मासूम लड़कियों को बहला फुसलाकर अपना शिकार बना रहा है। पुलिस शुरू में इसी एंगल से जांच करती है, मगर गहराई से जांच के बाद भी पुलिस को कहीं से भी लड़कियों का किडनैपिंग या तस्करी के सबूत नहीं मिलते हैं। पुलिस वाले अब फिर से पूरी ताकत से असली किलर तक पहुंचने के लिए जी जान लगा देती है। पुलिस अपनी जांच में लगी हुई थी कि एक फॉरेंसिक रिपोर्ट से पुलिस को बड़ा ब्रेक थ्रू मिलता है। रिपोर्ट से पता चलता है कि अब तक जो भी 20 लड़कियां गायब हुई हैं, उन सभी के सिम कार्ड का इस्तेमाल जिस मोबाइल फोन में हुआ था, उन सभी का IMEI नंबर से था। यानी कोई एक ही व्यक्ति था जो लड़कियों की हत्या कर रहा था, फिर उसका सिम उसके मोबाइल से निकालकर अपने मोबाइल में यूज कर रहा था। अब पुलिस IMEI नंबर से सारे मोबाइल फोन के ओनर का पता लगाने की कोशिश में लग जाती है। बहुत जल्द पुलिस वाले को कामयाबी भी मिल जाती है। रिपोर्टर्स के मुताबिक पता चलता है कि जिस मोबाइल फोन में गायब हुई लड़कियों का सिम इस्तेमाल किया गया था, वह फोन कर्नाटक के बैंगलोर के एक दूर के गांव में इस्तेमाल हो रहा था। पुलिस वाले पता करते हुए दराकट्टी नाम के एक गांव में पहुंचती है और यहां से फोन के असली मालिक को अपने कब्जे में ले लेती है। गिरफ्तार किए गए इस व्यक्ति का नाम पुरुष था। पुलिस पूछताछ में यह व्यक्ति बताता है कि यह मोबाइल फोन उसका जरूर था, मगर अब यह मोबाइल फोन वह इस्तेमाल नहीं करता है, बल्कि उसने कुछ समय पहले यह मोबाइल अपने भतीजे को दे दिया था। भतीजे के बारे में पूछने पर वह व्यक्ति पुलिस वाले को बताता है कि मेरा भतीजा एक स्कूल मास्टर है और उसका नाम मोहन कुमार है। मोहन कुमार का नाम केस में आते ही पुलिस वाले अब मोहन कुमार की कुंडली निकाल दिया कि मोहन कुमार का जन्म 6 अप्रैल 1963 को कर्नाटका के एक बेहद ही गरीब परिवार में हुआ था। इस परिवार में मोहन कुमार के अलावा मोहन कुमार का 2 भाई और 1 बहन थी। मोहन कुमार के माता पिता बिहारी मजदूर के तौर पर काम किया करते थे। माता पिता जरूर मजदूर के तौर पर काम किया करते थे, मगर सभी बच्चे पढ़ने में ठीक थे और सभी पढ़ाई करने के बाद नौकरी करने लगते हैं। मोहन कुमार भी हाई स्कूल पूरी करने के बाद BA की डिग्री यूपी पिनागरी फर्स्ट ग्रेड कॉलेज से हासिल करता है। पढ़ाई पूरी करने के बाद मोहन कुमार को 1984 में नवंबर महीने में सरकारी नौकरी मिल जाती है। नौकरी के दौरान ही मोहन कुमार की शादी मैरी नाम की एक महिला से हो जाती है, मगर यह शादी बहुत ज्यादा दिन नहीं चलती है। इसके बाद मोहन कुमार दूसरी शादी मंजुला नाम की महिला से करता है, जिससे इसके 2 बच्चे होते हैं। मोहन कुमार के बारे में पूरी जानकारी निकालने के बाद पुलिस वाले मोहन कुमार को पकड़ने का प्लान बनाने में लग जाते हैं। पुलिस वालों को पता चलता है कि यह शातिर व्यक्ति अब तक 20 लड़कियों की हत्या कर चुका है, इसलिए इसे पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए पुलिस वाले मोहन कुमार को उसी के प्लान से फंसाकर पकड़ने का प्लान बनाते हैं। दरअसल जब पुलिस अनीता के गायब होने के बाद अनीता को खोजने में लगी हुई थी, तभी अनीता के घर से कुछ दूरी पर रहने वाली सुमित्रा नाम की एक महिला टेलर पुलिस वाले को बताती है कि उसने एक पुरुष के साथ अनीता को आखिरी बार बस स्टैंड पर देखा था। सुमित्रा यह भी बताती है कि अगर उसने उस व्यक्ति को फिर से देखा तो शायद पहचान सकती है। मोहन कुमार का नाम सामने आने के बाद पुलिस वाले सुमित्रा को मोहन कुमार की तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर देखते ही सुमित्रा तुरंत मोहन कुमार को पहचान लेती है, क्योंकि मोहन कुमार एक टाइम सुमित्रा से शादी करना चाहता था। पुलिस वाले दिमाग लगाते हुए सुमित्रा के मोबाइल से मोहन कुमार को फोन करवाते हैं। सुमित्रा मोहन को कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूं और मैं तुमसे शादी भी करूंगी। पहले तो मोहन कुमार सुमित्रा की बातों में नहीं आता, मगर जब सुमित्रा मोहन कुमार को पक्का यकीन दिला देती है तो मोहन कुमार सुमित्रा से मिलने के लिए राजी हो जाता है। फिर वह सुमित्रा के बताए समय पर पास की ही बस स्टैंड पर सुमित्रा से मिलने आ जाता है। यहाँ पुलिस वाले पहले से ही तैयार थी। जैसे ही मोहन कुमार आता है, पुलिस वाले तुरंत मोहन कुमार को पकड़कर गिरफ्तार कर लेते हैं। अब पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है और इस पूछताछ में मोहन कुमार एक के बाद एक सभी लड़कियों की हत्या की बात कबूल कर लेता है। हत्या के पीछे की वजह पूछने पर मोहन कुमार बताता है कि दरअसल वह अपने आसपास की ऐसी लड़कियों के बारे में पता लगाता था जिसकी उम्र ज्यादा हो गई है और उनकी शादी नहीं हो रही है। फिर उन लड़कियों से मोहन कुमार अलग अलग नाम से मिला करता था और पहले दोस्ती करता था और फिर लड़कियों को मुफ्त में शादी का सपना दिखाता था। क्योंकि मोहन कुमार लड़कियों के सामने खुद को बड़ा सरकारी अधिकारी बताता था और खुद को दहेज विरोधी भी बताता था, इसीलिए लड़कियां अक्सर मोहन कुमार की बातों में आ जाती थीं। और फिर मोहन कुमार उन लड़कियों को कहता था कि घर में तुम्हारे जो भी ज्वेलरी हैं उन्हें लेकर आ जाओ।
फिर हम शादी कर लेंगे। मोहन कुमार के झांसे में आकर लड़कियां घर से ज्वेलरी लेकर मोहन कुमार के साथ चली आती थीं। मोहन कुमार अक्सर लड़कियों को उनके घर से 150 से 200 किलोमीटर दूर ले जाकर रात होटल में रहता था, खूब मस्ती करता था और फिर सुबह मंदिर में चलकर शादी का बहाना करके सामान होटल में ही रखकर लड़की को बस स्टैंड पर लेकर आता था। बस पर चढ़ने से पहले मोहन कुमार लड़कियों को कहता था कि पिछली रात हमने संबंध बनाए हैं, अगर प्रेगनेंसी शुरू हो गई तो समस्या हो सकती है, इसलिए बेहतर है कि तुम यह गर्भ निरोधक गोली टॉयलेट में जाकर ले लो। ये दवाई टॉयलेट में जाकर लेने के पीछे की वजह मोहन कुमार लड़कियों को बताता था कि यह दवाई लेने के बाद तुम्हें तुरंत जोर से मूत्र त्याग की इच्छा होगी। लड़कियां मोहन कुमार के झांसे में आ जाती हैं और बाथरूम में जाकर वह दवाई ले लेती है। वह दवाई असल में गर्भ निरोधक गोली नहीं बल्कि साइनाइड की गोली हुआ करती थी, जिसे निगलते ही लड़कियां बाथरूम में ही तौड़ कर मर जाती थीं। इधर बड़े आराम से मोहन कुमार वहां से निकलकर रूम पर जाता था जहां लड़कियों ने अपना ज्वेलरी रखा हुआ था। मोहन कुमार वह ज्वेलरी को लेकर वहां से लापता हो जाता था और फिर अपने अगले टारगेट की तलाश में लग जाता था। पुलिस को जांच में यह भी पता चला है कि मोहन कुमार ने सबसे छिपाकर एक तीसरी शादी भी की हुई थी। इस तीसरी पत्नी का नाम श्रीदेवी था। मोहन कुमार की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को तीसरी पत्नी श्रीदेवी के घर से बड़ी मात्रा में साइनाइड पाउडर भी मिलता है। ये साइनाइड पाउडर मोहन कुमार तक कहां से आते थे, इस बात का पता लगाने के लिए जब पुलिस मोहन कुमार से पूछताछ करती है तो मोहन कुमार बताता है कि दरअसल वह मार्केट में खुद को सोने का बिजनेसमैन बताया करता था। वह दुकान में सोना को साफ करने के बहाने से साइनाइड खरीद कर लाता था, फिर उन्हीं साइनाइड को साजिश की तहत लड़कियों को खिलाकर उन्हें मार देता था। घर से बड़ी मात्रा में साइनाइड बरामद होने और लड़कियों को मारने के लिए साइनाइड का इस्तेमाल करने की वजह से ही अखबारों में मोहन कुमार का नाम साइनाइड मोहन लिखा जाने लगा और यह क्रूर सीरियल किलर साइनाइड मोहन के नाम से मशहूर हो गया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।